लेकिन दिल्ली में वो क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो दिल्ली में चाहती नहीं है। एक पार्टी उस प्रतिपक्ष की अपना जो गढ़ा हुआ कृत्रिम प्रतिपक्ष है, जो कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए आम आदमी पार्टी के रूप में लाया गया है, उसको तो मजबूत बना के एक राज्य में तो सर रखेगी। कान पकड़ने उमेठने का अधिकार तो अभी केंद्र के हाथ में है। तो अपनी ही बनाई एक प्रतिपक्षी पार्टी को 3-3 चुनाव जिताते रहो। सुषमा स्वराज चली गई, मदन लाल खुराना चले गए, जो बड़े जनाधार वाले नेता थे। अब उनके पास वो पिछले 2-3 चुनाव से जो दे रहे हैं, क्या किसी पार्टी में ऐसा कोई देखा गया है आपने कि दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली के चुनाव हैं और बिहार से लाकर के प्रभारी बैठा दिया जाए? आम आदमी पार्टी का सफर देखें तो आप ये पाती हैं कि आम आदमी पार्टी उन्हीं प्रदेशों में चुनाव लड़ने जाती है जहां बीजेपी और कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है। वो यूपी नहीं जाती, वो बंगाल नहीं जाती, वो महाराष्ट्र नहीं जाती, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए जाती है, गुजरात में नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस को जाती है। वो जहां जहां डायरेक्ट फाइट है, दिल्ली में तो उसने कांग्रेस को निपटा ही दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत। हर खबर की खबर दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई तो है, लेकिन इसी के साथ ईडी से भी जुड़ी हुई है। अगर आप जानते हैं कि कैसे चुनाव आता है तो ईडी एक्टिव हो जाती है, इस बार दिल्ली के चुनाव में ईडी का वो सख्त रूप दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे वजह सुप्रीम कोर्ट ही है या फिर कुछ और कहानी है? पिछले कुछ वक्त से कई और तस्वीरें ऐसे सामने आने लगी हैं जिसमें बीजेपी को पहले की तरह फ्री हैंड नहीं मिल पा रहा है। क्या वाकई में बीजेपी ईडी को हथियार के तौर पर अगर दिल्ली में इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या दिल्ली के चुनाव में औंधे मुंह गिरेगी? क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड रहा है आम आदमी पार्टी के चुनाव के परिणामों का दिल्ली में, तो उसमें पांच सीट का डिफरेंस रहता है, धीरे धीरे घटती है। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग होने जा रहा है कि बीजेपी जो है कुछ ज़्यादा सीटें ले सकती है कि नहीं? हालांकि अभी तक की तस्वीर ऐसी है जिसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात आम आदमी पार्टी के लिए नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी क्या बीजेपी ईडी के हथियार को इस्तेमाल किए बगैर कोई बड़ा खेल कर पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हैं। सर के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, जिस तरह से एक बड़ी तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार अच्छी तरह से सख्त रुख इख्तियार किया है। अब ये परिस्थिति देखने के बाद ईडी को लेकर बीजेपी, मतलब स्पेशली अगर बात की जाए तो उस जोड़ी की जो ईडी का इस्तेमाल चुनाव में करती रही है, वो उस तरह से ईजी गो नहीं हो पा रही है। तो क्या कर पाएगी फिर दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली में अभी इनकी कोई बहुत स्ट्रांग टीम भी नजर नहीं आती है बीजेपी की। धन्यवाद विनीता। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जो फटकार है, उसके पहले हमें जाना पड़ेगा। हमें मूल जो भारत का संविधान है और उसका जो अनुच्छेद 21 है, उस पर जाना पड़ेगा। और इस बात का मैं नहीं कह रहा हूं, आपने 2 बार कहा, मैं कह रहा हूं 4 बार ईडी को पिछले साल भर के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कई मामलों में अपना गुस्सा दिखाया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, वो भारत के हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की छूट प्रदान करता है। यानी जीवन के अधिकार से मतलब यह है कि जो बुनियादी तौर पर एक मौलिक अधिकारों में जो शामिल हमारे अधिकार हैं, वो हमको अनुच्छेद 21 संरक्षण उनको हमारे को देता है। अब हुआ ये है कि जो मामला चल रहा था, उस मामले में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कुछ तर्क ऐसे दिए और वो तर्क जो थे वो पीएमएलए के की जो धारा 45 है, उसके बारे में दिए। अब उसमें उन्होंने खुद ही तर्कों की व्याख्या गलत की या गलत समझी, या उनको कहीं किसी ऊपर से अदृश्य शक्ति ने इस तरह का तर्क रखने को कहा। जब ये तर्क उन्होंने रखा, जो कि बुनियादी तौर पर कानून के अनुच्छेद 21 के हमारे अधिकार का उल्लंघन करता है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो जस्टिस अभय ओक और उज्जवल भैया की जो पीठ है, उन्होंने जब ये कहा कि आप कानून के विपरीत कानून की दलीलें मंजूर नहीं कर सकते। ये बताइए कितनी बड़ी बात है कि एक जो
उसने बड़े स्तर का एक वरिष्ठ अधिवक्ता उसको संविधान की बुनियादी चीजें, बुनियादी प्रावधानों की जानकारी नहीं है। और ये सुप्रीम, मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी व्याख्या जब वो सुप्रीम कोर्ट के ने उस खंडपीठ ने ही कही। उन्होंने कहा कि अगर इतने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे वकील अगर हमारे कानून के बुनियादी प्रावधानों को नहीं जानते तो फिर उन्हें पेश क्यों होना चाहिए। और आपको याद होगा इसके बाद फिर तुषार मेहता पेश हुए, सॉलिसिटर जनरल, और उन्होंने माफी मांगी थी कि कुछ गलत व्याख्या की वजह से ऐसा कोई भ्रम पैदा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं विनीता कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। एक साल में हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले 20 दिसंबर को, यानी देखिए कितना, लगभग एक महीना होने को आया, जो जी। उन्होंने भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी ईडी पर, एजेंसी पर उन्होंने नाराजगी दिखाई थी। और यही धारा 45 का मामला था, अधिनियम 45 का मामला था। और उन्होंने कहा था, वो ऐसा कह रहे थे, मतलब कहाँ भ्रम कहाँ पैदा हुआ, वो हमारे दर्शकों को जरूर समझना चाहिए कि ईडी का कहना था कि अधिनियम 45 जो है किसी महिला को जमानत के मामले में कोई अतिरिक्त छूट नहीं देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीमान आप पढ़िए, अधिनियम की जानकारी आपको नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तब उनको आईना दिखाया कि इसमें किसी महिला को इस तरह की दोहरी छूट कानून देता है। तो एक तो ये साबित हो गया कि ईडी जो है कहीं किसी अप्रत्यक्ष रूप से किसी इशारे पर काम करती है। क्योंकि ये मुझे भी ये मानने में तकलीफ हो रही है विनीता कि सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एक मामला चल रहा है और उसमें वो बुनियादी चीजें नहीं जानते हैं। तो फिर हद है कि ऐसे लोगों को केंद्र नियुक्त ही क्यों करता है, जो उसका प्रतिनिधित्व ढंग से नहीं कर सकते, जो उनकी बात ढंग से नहीं कोर्ट में रख सकते। तो कोर्ट के पास विकल्प क्या रह जाता है। मैं आपको बताऊं, अभी इसी महीने नए साल में 2025 में 3 जनवरी को जांच के तौर तरीकों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप लगातार 15-15 घंटे तक पूछताछ करते हैं। 15 घंटे पूछताछ अमानवीय है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उससे पहले भी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस 3 जनवरी के मामले में यह भी कहा था कि आप अगर किसी को 15 घंटे तक रखेंगे, हर आदमी की सहन शक्ति, हर व्यक्ति की सहन शक्ति समान नहीं होती। हो सकता है 15 घंटे में वो टूट जाए, उसको डायबिटीज हो, वो बीमार हो और वो 15 घंटे तक आपकी कड़ी पूछताछ का सामना ना कर पाए, दिल का दौरा उसको पड़ जाए, तो ये क्रूर और अमानवीय है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। 15 घंटे आप लगातार नहीं कर सकते, किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ कानून से ऊपर जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, ये सब अपने आप जी। को संविधान और कानून के ऊपर समझती है। मैं याद कर पा रहा हूं कि 26 सितंबर को, पिछले साल 26 सितंबर को फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने, बेंच शायद कोई दूसरी थी, कि उसने भी फिर ईडी को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि आपको पीएमएलए का अधिकार हथियार बनाने के रूप में नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात थी। इसका अर्थ ये है कि केंद्र इन सारी जांच एजेंसियां जो भी हैं, उन एजेंसियों का उपयोग इस तरह से कर रहा है जो कानूनों का मखौल उड़ा रही हैं, जो प्रावधानों का मखौल उड़ा रही हैं। जी। जी सर, इसी के साथ में आपको ये लग रहा है कि अगर ईडी पर जिस तरह से भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरह के, एक तो ईडी के ऊपर उन्होंने बोला कि महिला के एक मामले को लेकर के कि वो इसका राजनीतिक आधार जो है उसको लेकर के इस्तेमाल ना करे। दूसरा, उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के भी बोला कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए बाकी मतलब इसको नियुक्ति को चयन करने में, सिर्फ़ ये मतलब केंद्र के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस वाले तेवर से क्या आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी जो तमाम तरह के फैसले अभी तक उठाए जा रहे थे, अब वो सब पर भी कहीं न कहीं कुछ एक अल्प विराम लगने वाली बात है और कुछ फेयर चीज़ें सुनने को आएँगी? और इसका बेस वजह क्या लग रही है सर आपको? क्यों ऐसा
संजीव खन्ना दबाव में नहीं आ पा रहे हैं, या कोई और बात है किसी और देखिए खेमे की तरफ? ये थोड़ा-सा एक विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि देखिए, जब भी कोई नया सीजेआई आता है, हमने देखा है, मैं पिछले 45-50 वर्षों में देख रहा हूँ, चंद्रचूड़ ने भी ऐसे ही तेवर दिखाए थे जब वो आए थे। इससे पहले भी कुछ मुख्य न्यायाधीश आते रहे हैं और वो जब आते हैं तो एकदम कुर्सी पर बैठकर जो है कुछ सख्त और कड़े तेवर अख्तियार करते हैं। लेकिन जब उनके जाने का समय आता है, जब वो रिटायर होने लग जाते हैं, तब हमने देखा है कि वो उनके तेवर, उनकी भ्रुकुटी बदल जाती है। लेकिन ठीक है, अगर वो एक ऐसी एजेंसी के रूप में काम करते हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह से काम करता है कि उससे भारत के संविधान को संरक्षण मिलता है, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। आपने अभी चुनाव आयोग की बात कही, मैं आप कह सकता हूँ कि चंद्रचूड़ ही थे उस वक़्त, जब भारत सरकार ने ये फैसला किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को की भूमिका नहीं होगी। पहले ये नियम था, अब केंद्र सरकार ने हटा दिया। सीजेआई होता तो वो निष्पक्षता सुनिश्चित करता, कानून की व्याख्या उचित करता, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने जब हटा करके उसको बहुमत चूंकि सदन में है, तो आपने उसकी मंजूरी भी ले ली। लेकिन क्या ये अटपटा आपको नहीं लगता कि अगर सीजेआई को हटाने का फैसला क्या उस तरह से नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार यानी जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो खुद ही चुनाव में आती है। यानी जी। एक पार्टी जो चुनाव में मैदान में जाती है, वो सीजेआई को हटा रही है। तो कुछ बात ऐसी हो जाती है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो जब वो जो है हटा देंगे तो कैसे बात बनेगी? दूसरी चीज ये जो आप पहले चुनाव आयुक्त के पहले जो आपने कही, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लगातार ऐसी एजेंसियों पर सवालिया निशान लगते रहे हैं जो जिनके ऊपर संविधान के और हमारे देश की एक आदर्श कार्यपालिका के रूप में व्यवहार करने का जो एक सुनिश्चित करने का अधिकार दिया है, वो ये नहीं करते। ये बात क्या आपको याद होगा कि जो मैं अभी 26 सितंबर की बात कर रहा था, तमिलनाडु के एक उस समय 2011 से 2016 तक एक परिवहन मंत्री थे सेंथिल बालाजी, उनके मामले में ऐसा हुआ था और उन्होंने कहा था कि मुकदमे में उनको लगातार महीनों तक जेल में रखा गया था। एक अपॉइंटमेंट्स को लेके कोई मामला था, कुछ नियुक्तियों में घोटाले का आरोप उन पर था। तो लेकिन ये नहीं हो सकता जो अब हम एजेंसियों में देख रहे हैं, जो आपने सवाल किया था कि ईडी जो है कि एक तो मुकदमे को आप लटकाओ, चालान पेश ना करो या आप कार्रवाई ना आगे बढ़ने दो, और दूसरा जमानत को डिले करो। जमानत को अगर आप डिले करेंगे और कार्रवाई चलने नहीं देंगे, वक्त निकल जाएगा। और इसका मतलब कि आप उस व्यक्ति को, आप उस एजेंसी को जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो, आप उसको दबाव में डालना चाहते हो, और दबाव में डाल के जैसे कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति की सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती, तो हर व्यक्ति को आप वैसे वो नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि सजा अगर इतनी मिल जाए, मान लीजिए किसी अपराध की अधिकतम सजा 10 साल है और कोई 8 साल जो है जेल में अभियुक्त के तौर पे काट दे और उसकी सुनवाई ना हो, तो भी आप क्या जमानत नहीं करने देंगे? तो भी आप क्या जमानत को लटका के रखना चाहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी ईडी को डांटा था कि जब वो जेल में इतना समय काट चुका है और आप लगातार जमानत का विरोध कर रहे हैं, तो आपकी मंशा साफ नहीं है। यहाँ जमानत के जो कड़े नियम हैं वो पिघल जाएंगे। ये पिघलने का शब्द इस्तेमाल उन्होंने किया था, जहां तक मेरी याद है। तो और ईडी को बार बार याद दिलाया है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि जो अनुच्छेद 21 है जिसके तहत जीवन का अधिकार भी कोई चीज है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत की जांच एजेंसियां इस वक्त केंद्र सरकार और केंद्रीय ताकतों के ऐसे दबाव में रहती हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की परवाह ही नहीं है। हमें आपको याद होगा कि पिछले दिनों बुलडोजर पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बुलडोजर चल रहे हैं। हमारे यहाँ सरकारें जो हैं
वो कोई ना लेकिन कोई सर काट ईडी, निकाल लेती लेकिन है। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव के वक्त में अभी तक तो आपने देखा था, पहले भी हरियाणा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, चुनाव के ठीक पहले एक के बाद एक ईडी का रेड होना, बच्चा बच्चा ही समझने लगा कि ये ऐसी संस्था हो चुकी है जो चुनाव से पहले सडनली एक्टिव होती है और वहीं एक बहुत ही ऑब्वियस फॉर्मेट में एक पैटर्न पे एक्टिव होती है कि ये किसी भी सत्ताधारी व्यक्ति के पास नहीं जाती है, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के पास ही जाती है, जिसमें वहां पर जो भी पैसा हो वो वसूला जाएगा या वहां पे रेड डाल के उनके हाथ पैर एक तरह से काट दिए जाएं फाइनेंशियली, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसे में अब की बार दिल्ली में इस तरह से ईडी का हथियार चल क्यों नहीं पा रहा है? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का इम्पैक्ट है ये, या फिर दिल्ली में पहले से ही ईडी काफी कुछ कर चुकी है जो करना था और कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि उसमें कई बार डांट लग चुकी है जिसका जिक्र भी आपने कई बार इसमें किया है। तो इतनी बार फजीहत होने के बाद क्या उनको ये अकल आ गई है कि भाई अब सेम पैटर्न पे कम से कम नहीं जाना है? क्या बीजेपी अब कोई और पैटर्न अपनाएगी इसमें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार का चुनाव दिल्ली देखिए, में। ये तो है कि अगर आप अपने दुश्मन को उसकी ताकत के साथ आप पराजित ना कर पाए, तो फिर आप हथकंडे तरह-तरह से अपनाते हैं, उसको भ्रम में डालने के, उसके साथ छल करने के। लड़ाई के भी तो अपने कुछ नियम होते हैं ना। जी इसी जी तरह भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रचार के दरमियान कुछ आचार संहिता क्या है? यही तो है कि आप एक मर्यादा के भीतर रहते हुए आपस में अपनी प्रतिद्वंदिता दिखाएँ। लेकिन हमने देखा था कि पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का खाता रोक दिया गया। राहुल गांधी के साथ 15-15 घंटे की पूछताछ हो रही है, 2-2 दिन, 3-3 दिन की पूछताछ हो रही है, सोनिया गांधी के साथ पूछताछ हो रही है। तो जब इस ईडी नाम के औजार को, हथियार को अगर राजनीतिक प्रतिशोध का माध्यम बना लिया जाए, तो उससे बड़ी तकलीफ होती है और लोकतंत्र हारता है। तो हो सकता है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लिए तो मंशा हो, लेकिन मैं अगर आप मुझे अनुमति दें तो, क्योंकि कई लोग मुझसे असहमत होते हैं, लेकिन मैं जी ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को लेकर मेरी व्याख्या कुछ अलग है। इसलिए मैं कह सकता हूं, आपने जैसे कहा था कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से जाना तो मुझे अभी इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं। और मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। कारण ये है जी हाँ कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने जब लंबे समय तक 40 साल तक देखा कि सत्ता उसके हाथ में नहीं आ रही है, तो उसने कांग्रेस बनने का फैसला किया कि जब तक वो कांग्रेस नहीं बनेगी तब तक उसको केंद्र में हुकूमत नहीं मिलेगी। तो उसने खुद कांग्रेस बनने का फैसला किया और दूसरा, उसने एक अपना छद्म प्रतिपक्ष खड़ा किया आम आदमी पार्टी के रूप में। क्यों? और उसको इतना सताओ, इतना तंग करो, चूंकि उसकी अपनी जेबी पार्टी है, तो लोग ये समझें कि असल प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी बन गई है, कांग्रेस पार्टी को लोग भूलने लग जाएं। और आपने देखा कि लगातार 3 चुनाव, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी सर, बहुत सीरियस एक बात है चुनाव ये हारती है, सर, ये एक एक बहुत मिनट सीरियस। भाई हाँ जी, हाँ 1 मिनट में अपनी बात। जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र हो या मिजोरम, या आप देखें कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं एन केन प्रकारेण अपनी सरकार बना ही लेती है। लेकिन दिल्ली में वो क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो दिल्ली में चाहती नहीं है। एक पार्टी उस प्रतिपक्ष की अपने जो अपना जो गढ़ा हुआ कृत्रिम प्रतिपक्ष है, जो कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए आम आदमी पार्टी के रूप में लाया गया है, उसको तो मजबूत बना के एक राज्य में तो सर, रखेगी। आप कह रहे हैं कि संघ ने एक तरह से एक्सटेंडेड बॉडी बनाई है आम आदमी पार्टी के रूप में। अब इसके पीछे संघ बड़ा है या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है? आप देखेंगे पीछे अभी 2-3 दिन पहले एक फोटो आई थी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं और भी तमाम बीजेपी के लीडर्स बैठे हुए हैं। उसी में अन्ना हजारे बैठे हुए हैं और उसी में केजरीवाल भी बैठे हुए हैं। और जो आंदोलन चला था, हम सब अब जानते हैं कि इसके पीछे उसको फंड किसने किया था। तो मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सर। आम आदमी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो एक प्रतिपक्ष के रूप में लोग उसको देखने लग जाएं और ये अपना फरमाइशी प्रतिपक्ष हो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये आम आदमी पार्टी में क्या केंद्र, देखिए दिल्ली में सत्ता उसकी बनी हुई है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो दिल्ली का जो कान है, कान पकड़ने उमेठने का अधिकार तो अभी केंद्र के हाथ में है। तो अपनी ही बनाई एक प्रतिपक्षी पार्टी को 3-3 चुनाव जिताते रहो। दूसरा कारण ये है कि आप देखिए क्या दिल्ली के लिए, मैं अमित शाह की शतरंज
कोई जनाधार वाले नेता नहीं खोज पा रही है। अरुण जेटली चले गए, सुषमा स्वराज चली गई, मदन लाल खुराना चले गए, जो बड़े जनाधार वाले नेता थे। अब उनके पास वो पिछले 2-3 चुनावों से जो दे रहे हैं, क्या किसी पार्टी में ऐसा कोई देखा गया है आपने कि दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली के चुनाव है और बिहार से लाकर के प्रभारी बिठा दिया जाए? फिर अगला चुनाव आए, फिर दूसरे किसी बिहारी को बिठा दिया जाए। इसका अर्थ ये है कि वो चाहते ही नहीं है दिल्ली में जीतना। लेकिन बिहार के लोग की जनसंख्या भी ज्यादा हो गई है ना सर दिल्ली में। जी, बिहार के लोग की जनसंख्या भी तो ज्यादा हो गई है दिल्ली में सर। हाँ, आप तो कह इसलिए सकती बुलाया। हैं। हाँ, ये आप कह सकती हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप अगर देखें तो लगातार 8-10 साल का आम आदमी पार्टी का सफर देखें तो आप ये पाती हैं कि आम आदमी पार्टी उन्हीं प्रदेशों में चुनाव लड़ने जाती है जहां बीजेपी और कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है। वो यूपी नहीं जाती, वो बंगाल नहीं जाती, वो महाराष्ट्र नहीं जाती, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए जाती है, गुजरात में नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस को जाती है। वो जहां जहां डायरेक्ट फाइट है, दिल्ली में तो उसने कांग्रेस को निपटा ही दिया। अब ये कांग्रेस को समझने में क्यों टाइम इतना लगा कि वो एक जमाने में तो उन्होंने अपने इंडिया ब्लॉक में शामिल भी किया था, अब उनकी आंखें खुल गई है। जी, यानी कुल मिला के आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या करेगी, इसके पीछे जितनी कहानी पर्दे के सामने दिख रही है, इससे कई गुना कहानी पर्दे के पीछे है। और लोगों को समझना है दरअसल कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। पुराने तमाम गाने बने हुए हैं इस पर जो इस तरह की राजनीति को पर्दाफाश करते हैं, और लोग समझ नहीं पाते हैं कि वही सेम पुराना पैटर्न आज भी लोगों के सामने एक नई पैकेजिंग के साथ पेश किया जाता है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। देखना ये होगा कि लोग अभी भी इसको समझते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि आज की तारीख में तमाम तरह की पॉलिसीज और पैसा बांटने की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें फंस कर रह जाते हैं, इतनी लंबे विजन तक जा नहीं पाते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।